हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, उसका टॉपिक देखेंगे, कब्राल एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो ये एक बंदा था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कब्राल। तो जो पेड्रो अल्वारेस कब्राल था ये भी एक पुर्तगाल का बंदा था, यूरोपियन, और ये ब्राज़ील को कंट्रोल करने पहुंचा था। तो अब इसने क्या क्या करा, कैसे क्या कंट्रोल करा, किस लिए किया, फिर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, फिर कैसे लोगों को हानि पहुंचाई, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया जो ब्राज़ील है, इसमें किसी भी इंसान को दिलचस्पी नहीं थी। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए दूर से नाव लेके आए। तो इसमें ना ही गोल्ड था, ना कुछ था, सिल्वर वगैरह कुछ नहीं था। तो लोगों ने इसे कंट्रोल क्यों किया? तो बोले यहाँ पे एक्सीडेंट से कंट्रोल हो गया, यानी कि तुक्का लग गया, वो यहाँ पे आ गए, तो फिर सोचे चलो इधर भी कंट्रोल कर लेते हैं। यही चीज़ हुई। जो पुर्तगाल वाले लोग थे, 1500 ईयर में एक बहुत सारी शिप्स का प्रोसेसर निकलता है। प्रोसेसर यानी कि मेला टाइप समझ लो, बहुत सारी शिप्स एक साथ निकलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी शिप्स एक साथ निकलती हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। और उनको लीड कौन कर रहा था? हेड कौन था उनका? उनका हेड था पेड्रो अल्वारेस कब्राल। पेड्रो अल्वारेस कब्राल, ये बंदा उनका हेड था। तो फिर अब ऐसे निकले थे, ये देखो, ये पहले ढूंढने निकले थे इंडिया, क्योंकि उधर गोल्ड था बहुत ज़्यादा। तो जैसे देखो, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका मान लो, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, और ये है अफ्रीका। तो अब इन्हें जाना तो कहाँ पे था? इन्हें जाना था इंडिया घूम के ऐसे। ये है इंडिया, ठीक है, इन्हें जाना था इंडिया। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये ऐसे निकले इस तरफ से, ये जो कब्राल था ये बोला कि भाई इस तरफ जो है ना स्ट्रोम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर तुम ऐसे घूम के जाओगे ना तो तुम तूफान की चपेट में आ सकते हो, सारे मर जाएंगे। तो वो बोला कि भाई हम एक वाइड लूप लेते हैं, यानी कि हम बड़ा चक्कर मारेंगे ऐसे। तो बड़े चक्कर के बहम में ऐसे निकलते हैं, और वो गलती से ज़्यादा बड़ा चक्कर ले लेते हैं और फिर साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये जो वाइड लूप लेने के चक्कर में वो साउथ अमेरिका पहुंच जाते हैं। फिर पुर्तगाल वाले लोग देखते हैं उधर जाके कि भाई साउथ अमेरिका में तो कुछ नहीं है, ना इधर गोल्ड है ना कुछ है, हम तो इंडिया पहुंच जाते, वो बढ़िया था। लेकिन फिर भी इन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई गोल्ड नहीं है, चलो कुछ और ढूंढ लेते हैं, इतनी बड़ी जगह है, ढूंढी हमने, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इधर। तो कुछ और ढूंढने के चक्कर में उन्होंने क्या ढूंढ लिया, उधर ब्राज़ील में मिल गया उन्हें टिम्बर। टिम्बर यानी कि वुड यानी कि लकड़ी, यानी कि जो पेड़ों की लकड़ी होती है, उन्हें पेड़ दिख गए बहुत सारे। जो ब्राज़ील है वो उधर है अमेज़न फॉरेस्ट, तो उधर पेड़ की तो कमी होगी नहीं। तो वो सोचे कि इधर से पेड़ हैं बहुत सारे, तो जैसे लकड़ी ले जा सकते हैं हम यूरोप में, या फिर जहाज बना के ले जा सकते हैं उनकी। तो इधर था ब्राज़ील वुड ट्री, ब्राज़ील वुड ट्री। तो इसी ब्राज़ील वुड ट्री के पीछे उनका नाम रखा गया था ब्राज़ीलियंस, या फिर ब्राज़ील। ठीक है, तो इस ब्राज़ील वुड ट्री की ऐसी क्या खास बात थी? इधर से एक रेड डाई निकलती थी इसके अंदर से, तो लाल रंग की डाई निकलती थी इस ब्राज़ील वुड ट्री के अंदर से, और ऊपर से फिर इसका यूज़ भी किया जा सकता था नाव वगैरह बनाने के लिए। तो उन्होंने इन दो पर्पसेस के लिए इधर की जो लकड़ियाँ थी उन्हें एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। फिर जो नेटिव्स थे, अब इधर के नेटिव्स भी बहुत ही पीसफुल लोग थे, हैप्पी लोग थे। उन्होंने देखा बाहर से कोई आदमी आया तो उसकी मदद करने पहुँचे। तो वो आदमी, ये पुर्तगाल वगैरह वाले बोले कि हमें लकड़ी चाहिए, हमें लकड़ी दे दो। तो इन्होंने आराम से काट के दे दी। और किस चीज़ के बदले में? इन्होंने ना, मतलब ये 50-60 लकड़ी काट के दे देते थे एक आयरन टूल के बदले में। यानी कि कोई भी आयरन टूल है, जैसे कि चाकू हो गया, सोज वगैरह हो गई, सोज यानी कि आरी, या फिर वो हो गई सिकल वगैरह, सिकल यानी कि दराती। तो इन सब के बदले में, या फिर नाइफ वगैरह हो गया, चाकू वगैरह, कोम्ब हो गया, बाल बांधने का कंघा, तो एक कंघे के बदले में भी वो 50-60 लकड़ियाँ तोड़ के दे देते थे एक पेड़ की। मतलब एक 50-60 पेड़ तोड़ के दे देते थे उन्हें कि भाई तुम ये ले जाओ, हमें बस ये दे जाओ, क्योंकि उन्होंने आज तक आयरन नहीं देखा था।
उधर ब्राज़ील के साइड में आयरन की कमी है, मतलब उधर आयरन मेटल पाया नहीं जाता, तो उसकी वजह से उन्होंने आज तक आयरन टूल्स का यूज़ नहीं किया था। तो इस वजह से वो एक आयरन टूल के बदले में बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर देते थे, क्योंकि लकड़ियाँ तो वो रोज़ देखते थे, आयरन उन्हें कभी कभी देखने को मिलता था। और वो आयरन टूल्स के बदले में ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो चमत्कार मानते थे इन्हें। अब किसी भी चीज़ को तुम कभी कभी देखोगे चमत्कार ही बोलोगे, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कई कई बार ऐसा होता था कि एक कंगे या फिर एक दराती के बदले में वो तुम्हें क्या क्या दे देते थे? वो तुम्हें मुर्गी दे देते थे बहुत सारी, 10-15 मुर्गी दे दी, 10-15 बंदर दे दिए, 10-15 पैरट दे दिए, उसके साथ हनी भी दे दिया शहद, उसके साथ वैक्स भी दे दिया, और उसके साथ कॉटन भी दे दिया, और फिर और कुछ होता वो भी दे देते एक कंगे के बदले में। यानी कि इतने भोले लोग थे नेटिव्स, और यूरोपियंस इनका फ़ायदा उठाते रहे कई सालों तक। फिर बोले कि अब ये जो टिम्बर में ट्रेड करते थे, टिम्बर के साथ ट्रेड, यानी कि जो लकड़ियाँ थी उसके बदले में ये लोकल लोगों को आयरन के टूल्स देते थे, तो इसकी वजह से लड़ाई होने लग गई। अब लड़ाई लोगों और यूरोपियंस के बीच में नहीं हो रही थी, लड़ाई यूरोपियंस में ही हो रही थी। यानी कि पुर्तगाल वाले आ गए इधर, थोड़े दिनों वाले फ्रांस वाले, थोड़े दिनों बाद फ्रांस वाले भी आ गए, तो पुर्तगाल और फ्रांस के दोनों के लोगों में आपस में लड़ाई होगी। फ्रांस वाले कह रहे हैं कि भाई हम ट्रेड करेंगे, तुम इधर से जाओ, हमें लकड़ी चाहिए। पुर्तगाल वाले बोल रहे हैं हमें लकड़ी चाहिए, तुम इधर से जाओ। तो इन दोनों में युद्ध वगैरह होने लग गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जो पुर्तगाल था वो जीत गया, और पुर्तगाल ने अपने लोग इधर सेटल कर लिए। लोग सेटल हो गए इसलिए वो जीत गया, क्योंकि लोग अगर एक जगह रहने ही लग जाते, फ्रांस वाले तो कभी कभी आएंगे और फिर थोड़ा बहुत ट्रेड करके चले जाएंगे, लेकिन पुर्तगाल वाले सेटल ही हो गए, भाई हम तो इधर ही रहेंगे और इधर ही ट्रेड करेंगे, तुम कभी कभी आओगे तुम्हें ट्रेड करने ही नहीं देंगे। तो ये बात करके पुर्तगाल वाले जीत गए, ठीक है। फिर 1534 के आसपास पुर्तगाल वालों ने जो कोस्ट था ब्राज़ील का, ब्राज़ील के कोस्ट को डिवाइड कर दिया 14 पार्ट्स में, 14 हेरिडिटरी कैप्टेंसीज में। हेरिडिटरी यानी कि जो वंशावली टाइप में रूल होता है कि पहले एक बाप था, फिर उसका बेटा रूल करने लग गया, फिर उसका बेटा रूल करने लग गया। तो ऐसे ही हेरिडिटरी कैप्टेंसीज बना दी, कि यानी कि 14 एरिया बना दिए इस कोस्ट के, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। और फिर उस 14 एरियाज़ में, उन 14 एरियाज़ में एक एक कैप्टन रख दिया, वन कैप्टन इधर, दूसरा कैप्टन इधर, तीसरा कैप्टन इधर, चौथा कैप्टन इधर, ऐसे ऐसे 14 कैप्टन हो गए। और फिर इनकी हेरिडिटरी सिस्टम लगा दिया कि इनका बेटा अगला कैप्टन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 14 हेरिडिटरी कैप्टनसीज लगा दी 14 पार्ट्स में ब्राज़ील कोस्ट में, ठीक है। फिर जितने भी पुर्तगाल वाले लोग इधर रहते थे ना, पुर्तगाल वाले लोग जितने भी ब्राज़ील में रहते थे ना, उन सबको मिल गए क्या? लैंड ओनरशिप राइट्स। यानी कि तुम ज़मीन को ओन कर सकते हो यहाँ पे, ये तुम अपनी ज़मीन खुद की बना सकते हो इधर। फिर राइट टू मेक लोकल पीपल इनटू स्लेव्स, यानी कि जो लोकल पीपल्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, अब तुम उन्हें अपना स्लेव बना सकते हो। ये राइट भी मिल चुका था कि इन्हें, जो पुर्तगाल के लोग जो इधर रहने लग गए थे साउथ अमेरिका में, ठीक है, उन्हें। लेकिन अब क्या हुआ, जो पुर्तगाल के लोग थे, कुछ पुर्तगाल के लोग वेटरन्स थे। वेटरन्स यानी कि वो लोग जो कि कभी ना कभी सैनिक रह चुके, यानी कि युद्ध में जो वॉर में सिपाही रह चुके, वो लोग बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वेटरन्स। तो अब ये वेटरन्स कहाँ पे युद्ध किया था इन्होंने करा था गोवा में युद्ध। गोवा में, इंडिया में, जब ये इंडिया में गए थे गोवा, तो वहाँ पे गोवा को अपने कंट्रोल में लिया था इन्होंने सबसे पहले, पुर्तगाल वालों ने। तो पुर्तगाल वालों ने जब गोवा को अपने कंट्रोल में लिया, तो वैसे तो है नहीं, गोवा वाले राजी बैठे थे कि आ जाओ, हम तो पुर्तगाल वालों का इंतज़ार कर रहे थे कब हमें कंट्रोल में लेंगे। तो गोवा वालों ने रजिस्ट करा, फिर गोवा वालों को हरा के उन्हें कंट्रोल में ले लिया कि इन्होंने, पुर्तगाल वालों ने। तो जिन सैनिकों का यूज़ उधर हुआ था ना, वो सैनिक थोड़े दिन बाद इधर आ गए ब्राज़ील में रहने, अपनी लाइफ सेटल करने। और फिर उन्होंने क्या करा, जब उन्हें राइट्स मिल गए लोकल पीपल को स्लेव्स बनाने का, तो वो उनके साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव करने लग गए, ब्रूटली बिहेव, उन्हें मारने पीटने लग गए बिना बात, जिसकी वजह से लोकल्स में भी एक रेजिस्टेंस आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1540 के आसपास जो पुर्तगाल के लोग थे, पुर्तगाल वालों ने जो ब्राज़ील है वहाँ पे उगानी शुरू कर दी शुगर केन, गन्ने की खेती शुरू कर दी। और कैसे शुरू करी, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे खेतों पे,
प्लांटेशंस में स्टार्ट कर दी, यानी कि 100 एकड़ पे एक साथ गन्ने की खेती की जा रही है। और फिर वहीं पे मिल्स बना दिए। मिल्स क्यों बनाए? ताकि ये जो शुगर केन थे इनसे शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाए और फिर ये जो शुगर है इसे यूरोप में बेच सकें। यानी कि ब्राज़ील में शुगर केन की खेती करते, फिर उधर ही मिल्स से शुगर निकाल लेते, फिर इस शुगर को लेके जाते यूरोप और वहाँ पे बेच कर जाते, तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते। ठीक है, लेकिन अब ये जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट था, यहाँ पे खुद तो खेती करेंगे नहीं, और क्योंकि अब इनमें एक एटीट्यूड सा भी आ गया है कि भाई हम तो इधर के गवर्नर वगैरह हैं, हम क्यों काम करें। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये यूरोपियंस थे, ये तो काम करते नहीं। बच गए नेटिव्स जो ट्राइबल लोग थे, तो ये ट्राइबल लोगों से काम करवाने लग गए, उनसे बहुत ही बुरे तरीके से काम करवाते पूरे दिन रात। फिर जो ट्राइबल लोग थे नेटिव्स, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम काम नहीं करें। पहले शुरुआत में तो तुमने थोड़े बहुत पेड़ पौधे मांगे थे, किसके बदले में? उसके आयरन टूल्स के बदले में, वो तो हमने खुशी खुशी दे दिए, लेकिन तुम तब सर पे चढ़ गए, हमसे काम करवाने लग गए। तो नेटिव्स लोगों ने मना कर दी। क्यों मना करा? क्योंकि भाई ये जो वर्क करा रहे हो तुम हमसे, पूरे दिन गन्ने की खेती करो और फिर जब खेती हो जाए उसके बाद मिल्स में काम करो शुगर निकालने के लिए, तो ये बहुत ही बोरिंग काम है और एग्जॉस्टिंग काम है। बोरिंग को ड्रीयरी बोला गया है एनसीईआरटी में। ड्रीयरी एंड एग्जॉस्टिंग वर्क है ये, हमसे नहीं हुए। पूरे दिन कौन काम करेगा, बोर हो जाते हैं, तो ऐसा नेटिव्स ने बोला। लेकिन जो मिल्स वाले थे, मिल ओनर्स कौन होंगे? पुर्तगाल के लोग। जो पुर्तगाल के लोग थे उनको आगे भाई गुस्सा कि भाई कि काम करने को क्यों मना कर रहे हैं, ये तो हमसे नीचे हैं। उनके अलग ही सोच चल रही थी, तो उन्होंने क्या कर लिया, जो ये थे नेटिव्स थे, अब क्या करते हैं नेटिव्स, अगर मान लो 100 लोगों का गाँव है नेटिव्स का, तो उसमें से 10 लोगों को कर लिया किडनैप। अब 100 को तो किडनैप करेंगे नहीं भाई, 10 लोगों को इस गांव में से कर लिया, अगला 100 है, 10 लोगों को उस गांव में से कर लिया किडनैप, और फिर उनको किडनैप करके उन्हें बना लिया स्लेव्स, उन्हें बंदी बना लिया कि भाई अब तुम्हें हमारा काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें खाने को नहीं देंगे, तुम्हें बाहर तुम जाने नहीं दे, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो उन्हें स्लेव्स बना लिया और फिर काम करने लगे। लेकिन फिर जो नेटिव लोग थे वो पूरी ज़िंदगी स्लेव्स तो रहेंगे नहीं, तो वो भाग जाते थे। तो अब कई महीने हुए, तो फिर ये जो क्या कहते हैं पुर्तगाल वाले थे, ये वापस पकड़ के लाते और फिर ये वापस भाग देते। ये कैसे भागते थे? जैसे मान लो ये जंगल का एरिया है, ये है जंगल का एरिया, और ये मान लो यूरोपियंस का एरिया है ब्राज़ील में। तो अब क्या होता था, इन जंगलों में रहते थे ट्राइबल लोग, तो ये थोड़े से और बड़े बता देते हैं जंगल। तो इन जंगलों में रहते थे ट्राइबल लोग, ठीक है। तो इन ट्राइबल लोगों को किडनैप करके लाते थे यूरोपियंस लोग। कहाँ पे? अपनी मिल्स में। ट्राइबल को किडनैप कर लिया, लेकिन फिर ट्राइबल क्या करता, इस बार इधर से उठा के लाए ना, तो अगली बार इधर भाग जाता। फिर यूरोपियंस वापस आते, इधर से पकड़ के लाते, फिर इधर पकड़ के ले आए, फिर अगली बार और पीछे भाग जाता जंगल में। और जंगल तो बहुत ज़्यादा थे, पूरा ब्राज़ील जंगल से बना हुआ था, अमेज़न फॉरेस्ट का, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट। तो ये अगली बार वापस और पीछे भाग जाते। तो फिर यूरोपियंस को एक टाइम आ गया कि बहुत पीछे भाग गए और पकड़ा जाना बहुत ही मुश्किल कर दिया कि एक बंदे के लिए कहाँ इतनी दूर जाएंगे। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि भाई अब ये जो ट्राइबल लोग हैं नेटिव्स, इनको तो हम स्लेव्स बना नहीं सकते क्योंकि भाई ये भाग जाते हैं बार बार। तो इन्होंने सोचा कि अब कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने अल्टरनेट के रूप में देखा कि वेस्ट अफ्रीका, ये ऑप्शन बेस्ट है। वेस्ट अफ्रीका कहा था, देखो जैसे ये है साउथ अमेरिका और ये है इनका अफ्रीका। तो ये जो वेस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, ये यहाँ पे वो जो यहाँ पे जो पुर्तगाल का राजा था प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर बोला जाता था, उसने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था और यहाँ से स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से स्लेव्स को खरीदता था। स्लेव्स को मतलब जो अफ्रीका के लोग होते थे, ब्लैक पीपल, उन्हें पकड़ता था और फिर बेच देता था यूरोपियंस को, ताकि तुम्हें काम करा सको, ठीक है। तो फिर क्या करने लग गए ये साउथ अमेरिका वाले लोग, तो ये सोचे भाई ये नेटिव्स तो माने नहीं, अब हम स्लेव्स खरीद के ले आए करेंगे, यहाँ से 100 स्लेव्स खरीदेंगे
और फिर उनसे पूरी पूरी ज़िंदगी ज़बरदस्ती काम करवाएंगे और हमारा प्रॉफिट आता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा। ये सोच के भाई इन्होंने स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया। स्लेव ट्रेड कैसा होता था, जो यूरोप है, जैसे इधर यूरोप है तो यहाँ से स्लेव्स जाते थे इधर, ये जाते थे यूरोप में, यहाँ से स्लेव्स खरीद के वापस आते थे। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया 1549 में फॉर्मल गवर्नमेंट बना दी गई, यानी कि अब तक तो ये पुर्तगाल वाले ऐसे ही आके रह रहे थे, कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन 1549 में फॉर्मल गवर्नमेंट बना दी पुर्तगाल वाले लोगों ने कि ब्राज़ील अब से हमारा देश हो गया, इस पर हमने फॉर्मल गवर्नमेंट बना दी है। पुर्तगाल के किंग ने बना दी और उसकी जो कैपिटल थी, जो इन्होंने ब्राज़ील की जगह बनाई, उसकी कैपिटल थी कहाँ पे, सेल्वाडोर थी उसकी कैपिटल। सेल्वाडोर आज के टाइम पे जो बाहिया स्टेट है वहाँ पे है। बाहिया एक स्टेट है कहाँ की, ब्राज़ील की। तो उस टाइम पीरियड पे पूरे ब्राज़ील की कैपिटल थी सेल्वाडोर, ठीक है। फिर बोला गया है कि उसके बाद जो पुर्तगाल वाले थे, अब पुर्तगाल वालों को पता चला कि भाई साउथ अमेरिका में हमारा नया देश टाइप का बना है, तो सारे पुर्तगाल वाले लोग आने लगे साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में। तो फिर पुर्तगाल से बहुत सारे जेजुइट्स भी आए। जेजुइट्स यानी कि वो प्रीस्ट पंडित वगैरह जो कि अपने धर्म को प्रचार करते थे। तो ये धर्म वाले बंदे, इन्होंने देखा कि भाई यूरोपियन जो लोग हैं, जो पुर्तगाल वाले हैं, ये बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं किन के साथ, स्लेव्स के साथ। इन्हें मार पीट रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, पूरे दिन हाथों में हथकड़ियाँ पहना के काम करवा रहे हैं, और इन्हें फ्रीडम नहीं है कहीं घूमने की। ये सब देखा कि इन्होंने, जो जेजुइट्स थे, पंडित वगैरह थे, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ तुम्हारी गलत है, तुम्हें इनके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन करना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कि जैसा तुम किसी भी इंसान के साथ करते हो वैसा ही तुम्हें इसके साथ करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो पुर्तगाल वाले लोग थे, जो कि इधर सेटल हो गए थे और मिल के ओनर्स बन गए थे, जो कि स्लेव से काम करवाते थे, उन्हें इनसे जलन से होने लग गई थी कि भाई ये जेजुइट्स वगैरह क्यों आ गए, ये धर्म का ज्ञान दे रहे हैं इधर, हमें नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बात बता रखी है। उसके बाद ये टॉपिक तो पूरा हो गया। फिर लेकिन 2 टॉपिक दिए गए हैं साइड में छोटे छोटे, वो बता देते हैं। तो एक टॉपिक दिया गया है जिसमें बॉक्स में दिया गया है, जिसमें एक जो ट्राइबल बंदा है वो इन प्रीस्ट से पूछता है, ये जो जेजुइट्स वगैरह आए थे इनसे पूछता है कि भाई ये जो फ्रांस और पुर्तगाल के लोग आ रखे हैं कहाँ पे, हमारे ब्राज़ील में आ रखे हैं, और हमसे क्या मांगते हैं, हमसे वुड मांगते हैं, हमसे लकड़ी मांगते हैं। तो इतनी दूर लकड़ी मांगने आते हैं, इनके देश में क्या लकड़ी नहीं उगती, इनके देश में क्या पेड़ नहीं है। तो फिर पंडित बोला है भाई, लेकिन इतनी नहीं है कि ये प्रॉफिट कमा सके वगैरह वगैरह। तो फिर जो नेटिव बंदा था वो बहुत अच्छी बात बोलता है कि भाई मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने पागल लोग हो, तुम इतने बड़े समुद्र को पार करके आए हो, हज़ारों किलोमीटर नाव से, और इतना दुख और कष्ट सहन करके आए हो, किस चीज़ के लिए, ताकि तुम्हें थोड़े से रिचेज़ मिल जाएं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, एक्स्ट्रा पैसे, और फिर उस एक्स्ट्रा पैसे से तुम अपने चिल्ड्रंस को खुश रख सको। फिर बोला कि जिस ज़मीन पे तुम रहते हो, क्या तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारा जो ज़मीन, तुम्हारी जो यूरोप की ज़मीन है, वो तुम्हारे बच्चों को खाना पीना नहीं देगा, लेकिन तुम में लालच भरी हुई है। ये सब बातें वो बोला कि जो हम ट्राइबल लोग हैं, हम कभी भी टेंशन नहीं लेते कि पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करके काम करना ताकि हमारे बच्चे खुशी से रह सकें, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और हमें पता है हमारे मर जाने के बाद जो ज़मीन है, हमारी जो लैंड है, ये हमारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको भी खाने पीने को देगी, सही खाना। तो हाँ, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, आराम से रहते हैं। तो ये बात जो ट्राइबल बंदा था उसने प्रीस्ट को बोली, बहुत ही गहरी बात बोल दी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें हेडिंग है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको। ये एक बुक है, किसके द्वारा ये है, बर्नार्ड डियाज के द्वारा। बर्नार्ड डियाज एक बंदा था, हिस्टोरियन राइटर जो भी समझ लो, उसने बुक लिखी थी ट्रू हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको। इसने उस बुक में बताया है कि जो टेबेस्को पीपल थे, ये कोई ट्राइबल एरिया था, ट्राइब लोग थे ये, कुछ टेबेस्को ट्राइब थी। इन्होंने एक वुमेन दी थी जिसका नाम था डोना मरीना। किसको दी थी, कोर्टेस को दी थी। कोर्टेस आपको याद है जो मैक्सिको कन्कर किया था जिसने, तो कोर्टेस को ये महिला मिली थी डोना मरीना। और ये महिला क्यों दी गई थी, क्योंकि ये महिला 3 लोकल लैंग्वेजेस बोल सकती थी
और बहुत ही फ्लुएंट लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर का काम करती थी, ये 3 लोकल लैंग्वेज भी बोल लेती थी और ये साथ के साथ जो स्पेनिश लैंग्वेज थी वो भी बोल लेती थी। तो ये इंटरप्रेटर का काम करती थी कि जो कोर्टेस जो बात बोल रहा है वो लोकल लोगों को समझ में आए, लोकल लोग हैं वो जो बात बोल रहे हैं वो कोर्टेस को समझ में आए, ठीक है। लेकिन जो डोना मरीना थी उसे जो लोकल लोग थे उसे हेट करते थे। क्यों हेट करते थे? क्योंकि जो डोना मरीना थी वो किसी अनजान, जो कि कोर्टेस है, जो कि स्पेनिश बंदा है, उसकी मदद कर रही थी। अब उसको इंटरप्रेट करके मतलब बार बार बातें बता रही हैं, यानी कि उसे उसकी मदद ही कर रही है, हेल्प ही कर रही है, ठीक है। वरना कोर्टेस थोड़ी ना जीत पाता है इसी मैक्सिको। तो बोल रहे कि लोकल लोग डोना मरीना को बोलते थे मलिंच। मलिंच यानी कि एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिट्रेयल, और इसे बोलते थे मलिंचिस्टा। मलिंचिस्टा होता है कि वो बंदा जो कि किसी और की लैंग्वेज को कॉपी करे या फिर किसी और की कस्टम्स को कॉपी करे। तो डोना मरीना को बोला कि तू मलिंच है, यानी कि तूने बिट्रेयल करा है, अपने कस्टम के अलावा औरों की लैंग्वेज भी सीख रही है तू, तू स्पेनिश लोगों की भी लैंग्वेज सीख ली वगैरह वगैरह। तो लोकल लोग इसके खिलाफ थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसने हेल्प करी थी कोर्टेस की मैक्सिको जीतने में। तो ये एक बॉक्स में दिया गया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।